नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। साथियों 11 जैसे ही दोस्तों आपके बजते हैं सुबह के 10, हम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का दोस्तों क्लास, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। साथियों यहाँ पर हम लोग आपके साथ लगातार डिस्कशन करते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम की डेट दोस्तों आपके नज़दीक ना आ जाए। हम लोग फिर मॉडल टेस्ट पेपर भी आपके सामने लेकर आया करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी आपको पता चल सके कि आपने कितना कुछ अच्छे से तैयार कर लिया है। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी विदिन 3 डेज। इसकी पीडीएफ आपकी कंप्लीटली तैयार हो जाएंगी, तो आपको बिल्कुल दे दी जाएंगी बिना किसी दिक्कत के साथ। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं जहां पर हमने कल छोड़ा था। ये आपका क्लास 3rd है। इससे पहले हम लोग 2 क्लासेज ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्तों चलते हैं, जिन लोगों ने वो क्लासेज नहीं देखी हैं, आई बटन पर ऊपर दिया हुआ है दोस्तों, सारी प्लेलिस्ट है दोस्तों, सारे सब्जेक्ट की। वहां पर इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, हिंदी की प्लेलिस्ट है, मैथ की प्लेलिस्ट है। आप लोग शांति शिक्षा की दोस्तों क्लास 11 बजे है, उसको भी आप लोग वहीं से ले सकते हैं। दोस्तों चलेंगे, काकोरी कांड क्या था। दोस्तों काकोरी कांड अक्टूबर 1924 में दोस्तों कानपुर में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का किया था गठन। दोस्तों तो जब गठन किया गया तो फिर एक चीज देखी गई कि हमको अगर आंदोलन आगे बढ़ाना है तो हमारे पास धन का अभाव है। जब दोस्तों धन का अभाव देखा गया तो धन के अभाव में दोस्तों इन क्रांतिकारियों ने काकोरी में दोस्तों रेलगाड़ी लूटने की, यानी कि जो रेलगाड़ी थी वहां से सरकारी खजाना लूटने की सोची। और दोस्तों इसी में दोस्तों उन्होंने वो काकोरी कांड दोस्तों मतलब जो खजाना था उसे लूट लिया था अंग्रेजों से। चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि लाहौर कांड से क्या तात्पर्य है। दोस्तों लाहौर कांड बात करते हैं, भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय पर दोस्तों जो लाठियां बरसाई गई थी साइमन कमीशन को वापस भेजने के लिए दोस्तों, तो वहां पर लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले अधिकारी की दोस्तों जो जिसका नाम सैंडर्स था उसकी हत्या कर दी थी। तो 23 मार्च 1931 को दोस्तों लाहौर में इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी दोस्तों? फांसी दे दी गई थी। मतलब लाहौर कांड क्या था कि भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। 23 मार्च 1931 को इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों अगला है कि साइमन वापस जाओ से क्या अभिप्राय है। दोस्तों 1928 में अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन हेतु नियम बनाने हेतु दोस्तों एक समिति बनाई, जिसका नेतृत्व साइमन द्वारा किया जा रहा था। साइमन दोस्तों एक अधिकारी था जो कि अंग्रेज था। और दोस्तों इस समिति में कोई भी दोस्तों जब भारत के लिए आप कानून बना रहे हो, अगर मैं विद्यार्थियों के लिए कानून बना रहा हूं तो थोड़े बहुत स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व करते, लेकिन इस समिति में दोस्तों किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इस कारण साइमन जहां जहां गया, मतलब भारत में आया, भारत में जहां जहां भी गया वहां पर उसे जुलूस और हड़तालें देखने को मिली। और दोस्तों वहां पर साइमन वापस जाओ के नारे गूंजे। यही दोस्तों साइमन वापस जाओ से अभिप्राय है। मतलब साइमन एक अधिकारी था जो कि दोस्तों भारत में शासन हेतु नियम व्यवस्था बनाने आया था और उसे दोस्तों भारतीय क्रांतिकारियों ने दोस्तों उसका विरोध किया। यही साइमन कमीशन है। आप लोग इतना लिख लेंगे अब, ठीक है। बात करते हैं गांधी इरविन समझौते को समझाइए। दोस्तों गांधी इरविन समझौता, यह समझौता दोस्तों 1931 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1931 में। इस समुदाय में दोस्तों, इस समझौते में दोस्तों क्या क्या कहा गया कि कांग्रेस कार्यकारी समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत कर लिया। किसको भैया? गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत कर लिया गया। दोस्तों कहा गया कि तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी वार्तालाप लगभग 15 दिन तक चली। दोस्तों 19 फरवरी से आप 15 दिन लगाएंगे तो लगभग 4 तारीख के आसपास हम लोग पहुंचते हैं, मतलब है ना 4 मार्च के आसपास हम लोग पहुंचते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसमें गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के समकक्ष पहुंचा दिया था। दोस्तों गांधी जी ने कुछ ऐसी मांगे की थी कि जिसके द्वारा सरकार और जो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी हुकूमत थी, वो
और कांग्रेस दोनों समकक्ष आ खड़ी थी। दोस्तों समकक्ष आने का यह तात्पर्य था कि अब दोनों मिलकर के देश को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे थे और इसी पर दोस्तों समझौता हुआ। अगला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडॉनल्ड की घोषणा के क्या बिंदु थे। दोस्तों रैमजे मैकडॉनल्ड की घोषणा के बिंदु निम्न प्रकार हैं। यदि भारतीय में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की जाएगी। 3 विशेषज्ञों की समिति, वित्त, मताधिकार और राज्यों संबंधी समितियों का गठन किया गया। साथ ही साथ भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना की गई और 2 मुस्लिम प्रांतों, उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध का गठन किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कि पूना पैक्ट कब तैयार किया गया। दोस्तों पूना पैक्ट सितंबर 1932 को तैयार किया गया। बात आई कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न आपका कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या थी। दोस्तों तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1930 तक चला था। उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद हमने दोस्तों देखा कि 19 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन का दोस्तों समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन समझौते पर दोस्तों पैक्ट हुआ। इसके द्वारा कहा गया कि भैया आप कौन जाएगा द्वितीय गोलमेज में, तो गांधी जी को भेजेंगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। तो भैया उदारवादी नेता कह लीजिए या फिर दोस्तों कह लीजिए आपके नरम दल के नेता। दोस्तों इसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे भैया? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता या उग्रवादी दल के नेताओं के नाम क्या थे। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर इसी के थे। अगला है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी का राजनीतिक में प्रवेश कब हुआ। दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी थे इनका राजनीति में प्रवेश दोस्तों 1886 के समय पर हुआ था। सन 1886 के समय पर दोस्तों इनका राजनीति में प्रवेश हुआ था। अगला प्रश्न आपके लिए कि प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों बात आती है कि गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1905 में चुना गया। कब चुना गया दोस्तों? 1905 में चुना गया। याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1905 में चुना गया। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तापमान और वर्षा में प्रादेशिक भिन्नता होते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। मौसमी पवनें किसे कहते हैं? जब सूर्य की किरणें दोस्तों मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो भारत में शीत ऋतु होने के कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। दोस्तों कहां की ओर? स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। इन्हीं दोस्तों इन्हीं पवनों को, इन्हीं हवाओं को मौसमी पवन कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे शीत ऋतु होने के कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, इसी को मौसमी पवन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। दोस्तों भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक धरातल की बनावट, हिमालय पर्वत की स्थिति, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति अथवा भूमध्य रेखा से दूरी और मानसूनी पवनें हैं। याद रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि समताप रेखा किसे कहते हैं। तो दोस्तों समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। कौन सी है दोस्तों? कि समान तापक्रम। दोस्तों यहां पर मान लीजिए ये हम दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है, दिल्ली में है और दोस्तों अगला बंदा दोस्तों महाराष्ट्र में। दोस्तों यहां पर दोस्तों 30 टेम्परेचर है और महाराष्ट्र में भी अगर 30 टेम्परेचर है, दोनों बिंदुओं को आप जोड़ेंगे तो जो रेखा होगी उसी को समताप रेखा कहते हैं। मतलब समान ताप पर 2 स्थानों का होना समताप रेखा को निर्माण करता है। दोस्तों अगला प्रश्न आया कि सबसे अधिक वर्षा कहां होती है। तो दोस्तों सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी के निकट मालिसराम में होती है। कितनी होती है भैया? कहां होती है? देख लिया हमने। जलवायु क्या है? दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कि जलवायु क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था को संक्षिप्त रूप है। मौसम क्या है दोस्तों? मौसम क्या है कि मौसम
जलवायु की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। दोस्तों आगे देखेंगे कि जलवायु क्या है, तो जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। इसी प्रकार से कि आखिर मौसम क्या है, तो भैया किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को, दोस्तों अल्पकालीन छोटे समय के लिए दोस्तों जो दशाएं होती हैं उनको मौसम कहा जाता है, उनको मौसम कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि जलवायु के तत्वों का वर्णन कीजिए, जलवायु के तत्वों का वर्णन कीजिए। दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे, तापमान, आर्द्रता, मेघ, वायु वेग और तूफान, ये सभी दोस्तों जलवायु के विभिन्न तत्व हैं। हो सकता है दोस्तों बाढ़, ये भी हमारा जलवायु का ही तत्व है दोस्तों, लेकिन आपदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे बादल का फटना, ये भी जलवायु का तत्व है, लेकिन ये भी हमारा आपदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखेंगे मौसम तत्वों का वर्णन कीजिए। दोस्तों पवन, वायुदेव, वायुदाब, सौर विकिरण, वायु का तापमान, ये सभी मौसम के तत्व हैं। मौसम विज्ञान की संरचना किसके द्वारा की जाती है? मौसम के द्वारा ही। किसके द्वारा? मौसम के द्वारा ही मौसम विज्ञान की रचना की जाती है। अगला प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। दोस्तों मैकमोहन रेखा क्या है? दोस्तों एक ऐसी रेखा जो भारत और चीन को अलग थलग करती है। दोस्तों क्या करती है? भारत और चीन के बीच हिमालय की दुर्गम श्रेणियों से होकर गुजरने वाली रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। कौन सी भैया याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा आपकी चीन और भारत को अलग करने का कार्य करती है। साथियों यह क्लास आपकी रेगुलर रूप से दोस्तों आपको 10 बजे मिलेगी। आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट रहा कीजिए, आपकी क्लासेस सारी लगा दी जाती हैं। आप अपने टाइम पर कनेक्ट होकर के हमारे साथ इन विभिन्न क्लासेस को ले सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों बिना किसी दिक्कत के साथ। प्रश्न क्या है आपका कि भारतीय धरातल का स्वरूप कैसा है? दोस्तों भारत के धरातल में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। दोस्तों याद रखेंगे, क्योंकि भैया भारत के धरातल में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे यहाँ पर नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, बड़ी बड़ी घाटियाँ भी हैं, बड़े बड़े मैदान भी हैं, चौड़े चौड़े पठार भी हैं और दोस्तों बहुत सारे द्वीप भी हैं, जिससे दोस्तों भारत का धरातल निश्चित हो जाता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि संसार की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों एवरेस्ट शिखर, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है दोस्तों, जो कि नेपाल में स्थित है। कहां पर दोस्तों? नेपाल में स्थित है। याद रखेंगे यहां पर दोस्तों अगर बात आती है तो K2 भी है दोस्तों, K2 याद रखिएगा। ठीक है, दून घाटी कहां स्थित है? दून घाटी दोस्तों, दून घाटी लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच विस्तृत घाटियां हैं। दोस्तों दून घाटी क्या है? लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में विस्तृत घाटियां हैं, जिनमें एक दून घाटी दोस्तों प्रसिद्ध है। सुंदरवन किसे कहते हैं? सुंदरवन दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के डेल्टा में सुंदर वन पाए जाते हैं। इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के डेल्टा क्षेत्र में सुंदर वन पाए जाते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली डेल्टा क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उन्हें सुंदर वन कहते हैं। दोस्तों इन्हें ज्वारीय वन के नाम से भी जाना जाता है। जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न कि भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? पढ़ेंगे दोस्तों कि उत्तर भारत में, दोस्तों भारतीय मरुस्थल समझेंगे कि उत्तर भारत में मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से लेकर के राजस्थान की दोस्तों अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है, दिल्ली में भी है। यहां से लेकर के पाकिस्तान की सीमा तक भारतीय मरुस्थल कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। सांबर दोस्तों वैसे भी आपने देखा होगा कि नमकीन और थोड़ा तीखा होता है। ठीक है, तो सांबर और डोसा आपने खाया है तो सांबर से आप निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा नमकीन होता है सांबर। ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके लिए कि भारतीय कृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दोस्तों संक्षिप्त टिप्पणी मुझे ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि भारत की बात करें तो भारत पूरी तरह से कृषि प्रधान देश है। यहाँ 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। दोस्तों यहाँ लोग कृषि बैलों के माध्यम से, आधुनिक नई तकनीकी के माध्यम से, परंपरागत तकनीकी के माध्यम से करता है।
कृषि को और अधिक पैदावार लेने के लिए अब किसान रासायनिक उर्वरकों का विशेष तौर पर प्रयोग करता है, लेकिन अब भारत में जैविक खेती भी होने लगी है और अच्छी पैदावार देने लगी है। साथियों, यहां पर और भी लिख सकते हैं कि पहले के समय पर किसान खेतों में बैलों को लेकर जाता था, बैलों से जुताई करता था, लेकिन आज के इस समय में आधुनिक युग में किसान ट्रैक्टर्स से गुड़ाई करता है, बीज बोता है। दोस्तों, कटाई के लिए अलग अलग नई नई मशीनें, कल्टीवेटर आदि का प्रयोग करता है। ये सब आप इसमें लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगला है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। दोस्तों, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 40% है। कितना है दोस्तों? 40%। अगला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो दोस्तों, यह उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और दोस्तों बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा ये वैल्यू कि 8 इधर आपको दिखानी है, अक्षांश अगर दिखा रहे हो तो 8 से 37, ठीक है, और उधर आप दिखाओगे देशांतर में 68 से 97। याद रखना ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि दोस्तों अक्सर एग्जामों में ये पूछ ली जाती है आपको ऑप्शन देकर के। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। दोस्तों अगला है कि भारत के विशाल मैदान के जब जनजीवन को समझाइए। दोस्तों उत्तर भारत में विशाल भाग दोस्तों मैदानों पर ही लोग रहते हैं। लोग मैदानों पर, जो हमारा विशाल मैदान होते हैं, धरातल होता है, उस पर अपनी सुविधा के अनुसार खेती करते हैं और दोस्तों आबादी वाले भाग में रहा करते हैं। दोस्तों इसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं आने वाली। दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मुलाकात करते हैं कल आपसे। धन्यवाद, बाय।